एक गलत क्वेश्चन आपकी वर्दी छीन सकता है। तो लगभग 90% कैंडिडेट है वो 20 में से आराम से 14 से 15 क्वेश्चन सही करेंगे, और जिसके 14 से 15 क्वेश्चन सही नहीं होंगे आप ये मान के चलो वो बाहर है। क्या आपके इन 3 सब्जेक्ट में 60 में से, हेलो एवरीवन, आपका अपने स्टडी पॉइंट आरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो कल से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसकी कट ऑफ के बारे में। आज हम बात करेंगे कि किस स्टूडेंट को किस किस लेवल की तैयारी है। मान लो किसी की बहुत अच्छी तैयारी है तो उसे कितने % अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या उसे मतलब डाउट वाले प्रश्नों में जिसे ये लगे सर ए भी सही है सी भी सही है उसमें क्या उसे अटेम्प्ट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ठीक है, किसी भी, जैसे हम बात करें एसएससी जीडी के अंदर 4 सब्जेक्ट है अपने, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि देखो, पहली बात तो ये कि चारों के चारों सब्जेक्ट लगभग 95% स्टूडेंटों के मतलब हम बात करें स्ट्रोंग नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि एक न एक सब्जेक्ट कमज़ोर जरूर होता है, चाहे वो मैथ हो। जिसका मैथ स्ट्रोंग होगा वो जीके में कमज़ोर होगा, जिसके जीके बढ़िया होगा उसका मैथ्स कमज़ोर होगा। नॉर्मल सी बात है, एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो देखो, अगर मैं आज बात करता हूँ जैसे एसएससी जीडी की हम बात करते हैं, तो देखो एसएससी जीडी का 10 जनवरी 2023 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये 14 फरवरी 2023 तक चलेंगे। तो देखो आज हम बात करेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट को कितने % अटेम्प्ट करने चाहिए कि उसकी कट ऑफ से मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखो हर स्टूडेंट की अलग अलग प्रिपरेशन है और उसी के आधार पर हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके जीके, हिंदी और रीजनिंग में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं। जीके में भी बढ़िया स्कोर आ रहा है, रीजनिंग और हिंदी में भी बढ़िया स्कोर आ रहा है, बट समस्या आ रही है मैथ की। समस्या किसकी आ रही है? मैथ कह रही कि सर मेरे को मैथ में क्वेश्चन नहीं आते, मेरे क्वेश्चन स्पीड से नहीं होते, मैं करता तो सही हूँ पर गलत हो जाते हैं, टिक गलत हो जाता है, या मेरे को प्रश्न की लैंग्वेज समझ नहीं आती। उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सर मैं पेपर में मैथ करूँ, नहीं करूँ, कितने प्रश्न करूँ, क्या करूँ, मेरे को बताओ। तो देखो मान लो आपके, देखो प्रत्येक में 20-20 प्रश्न आने हैं, प्रत्येक में 20-20 प्रश्न आने, 20 जीके के आएंगे, 20 ही क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 20 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 20 ही क्वेश्चन आएंगे मैथ के। देखो सबसे पहली बात क्या कि मान लो आपको मैथ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, मान लो 0 आप मैथ में, इसको छोड़ो, आप इसको छोड़ दो एक बार के लिए, आप इनकी बात करो। क्या इन 3 प्रश्नों, इन 3 सब्जेक्ट में 60 में से 55 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं? पहली बात ये, क्या आपके इन 3 सब्जेक्ट में 60 में से 55 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 60 में से 55 क्वेश्चन के आपके सही हैं? अगर आपके 60 में से 55 क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं, यानी कि लगभग 5 या 4 प्रश्नों में गड़बड़ हो रही है, तो मैं आपको ये सलाह देता हूं, आप इसमें से मान लो आपको 20 में से 3 ही प्रश्न आते हैं तो आप उन 3 को ही करो। ठीक है, यानी कि इसमें मान लो आपको 3 से 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो केवल और केवल आप 3 से 5 क्वेश्चन ही करो, ज्यादा इसमें आप रिस्क मत लो। ये मत करो कि हाँ मेरे को अटेम्प्ट करना ही जरूरी है, सभी के सभी करने जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे आप इसमें करोगे क्वेश्चन, आप पहली बात तो आपका कमजोर है सब्जेक्ट ये, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते चलोगे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, यानी कि गलत होने के चांस ज्यादा होंगे आपके लिए। तो बताओ आपको इससे बेनिफिट होगा या लॉस होगा? आपने इसमें 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिए और 10 में से मान लो आपके 2 ही सही हुए या 1 ही क्वेश्चन सही हुआ, तो बेनिफिट क्या हुआ? आपके गलत हो गया, आपके लॉस हो गया। हाँ, अगर आपको ये लगता है भी सर
जैसे मान लो मैथ के अंदर तो ए और सी में से एक नहीं हो सकता, पर जीके के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि सर जीके में मेरे को 20 में से 17 आ रहे थे और एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेरे को ए और सी में डाउट था, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, या तो ए ऑप्शन सही हो सकता है या सी हो सकता है। तो मैं आपको ये बोलता हूं, आप ए और सी में अगर कोई दो ऑप्शन में डाउट है, दो आपने एलिमिनेट कर दिए, दो को आपने डायरेक्ट गलत कर दिया, तो आप इन दो जो ऑप्शन बचे इनमें आप चांस ले सकते हो, ठीक है, इनमें आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो, इनमें चांस ले सकते हो। पर ये नहीं आपको क्वेश्चन में ऐसे लग रहा है भी चार ऑप्शन पता नहीं कहां से आ गए, पर्सन ही कहां से आ गए, मेरे को कुछ नहीं आता और इसमें मैं टिक करूं, ये आपका गलत होगा, ठीक है। इसमें आप नेगेटिव माइनस में जाओगे, आप मतलब ये मान के चलो 0.5 नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपके 2.5 अंकों की मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है। दो तो जो पर्सन सही आ रहा था आपको वो गलत हो गया, और 0.5 कैसा, जो आपने सही किए पीछे क्वेश्चन उसमें से और वो ले गया, तो आपको लॉस 2.5 अंकों का होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो पहली बात ये कि हम बात कर रहे हैं कि लगभग कोई भी 3 इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 4 में से 3 सब्जेक्ट में अगर ऐसी संभावना हो रही है कि आपके 60 में से 55 क्वेश्चन आराम से सही हो रहे हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, ये एडवाइस दूंगा कि आप चौथे पोर्शन को, या तो आपको जितने क्वेश्चन आते करो उतना तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उतना तो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हर क्वेश्चन में आप रिस्क, बाकी 17 क्वेश्चन बच गए, हर क्वेश्चन को आपने टिक कर दिया, क्योंकि ये जो 17 क्वेश्चन है आपने अगर एक 17 की तो बहुत दूर की बात है, आपने अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया वो भी आपकी वर्दी छीन सकता है, एक गलत क्वेश्चन आपकी वर्दी छीन सकता है, ये बात आप याद रखना। तो देखो मैंने बताया 3 इन सब्जेक्ट, जरूरी नहीं 3 ये हो सकता है उसके 3 स्ट्रॉन्ग ये हो गई, मैथ रीजनिंग हिंदी, इनमें बढ़िया नंबर आ रहे हो, तो जीके के अंदर क्या करें, तो मैं यही सलाह देता हूं, जीके में अगर आपको 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 को ही टिक करो। छठा क्वेश्चन, हाँ मान लो आपको ए और सी में डाउट है, ए और बी में डाउट है, 2 ऑप्शन में डाउट है, 2 तो एलिमिनेट कर दिए, वहां आप चांस लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दूसरी बात ये तो गई जैसे कि 60 में से 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कई भाई साहब ऐसे भी हैं 80 में से 50 से 55 क्वेश्चन करते हैं वो, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, 50 से 55 क्वेश्चन भी ऐसी बात नहीं है, आपका सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है। वो पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर है जो अपना किस तरीके का आ रहा है, हाई लेवल का है, नॉर्मल है, मीडियम है, मॉडरेट है, जैसा भी है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके 80 में से केवल 30 से 35 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में हर जितने भी कैंडिडेट इसमें पेपर देंगे तो लगभग 90% कैंडिडेट है वो 20 में से आराम से 14 से 15 क्वेश्चन सही करेंगे, और जिसके 14 से 15 क्वेश्चन सही नहीं होंगे आप ये मान के चलो वो बाहर है, वो 1% भी इस आपकी वर्दी की होड़ में 1% भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको रीजनिंग नहीं आती, इतना आसान सब्जेक्ट, इतना आसान टॉपिक, इतना आसान पोर्शन नहीं आता, वो बाकी सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर सकता। रीजनिंग सबसे इजी होती है, ठीक है। अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ो, तो आप हर एक को क्लियर कर सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। तो 15 से 16 क्वेश्चन तो 90% हर आदमी सही करेगा, तो इसमें फिर कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ आपके रीजनिंग में 16 से 17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अब आपको करना क्या चाहिए रीजनिंग के अंदर? रीजनिंग के अंदर आपको क्या करना चाहिए? रीजनिंग के अंदर जिस टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप देखो 5 से 7 मॉक टेस्ट में भाई हाँ मेरा ये टॉपिक गलत हो रहा है, हर बार मेरा इस टॉपिक में गलत हो रहा है, हर बार मेरा मिसिंग नंबर में गलत हो रहा है, हर बार मेरा पर्सन है वो सिलोगिज्म न्याय निगम में गलत हो रहा है, हर बार मेरा पर्सन है वो नंबर सीरीज में गलत हो रहा है। तो आप केवल और केवल एक बार नंबर सीरीज को पढ़ो, ठीक है। किसी भी बुक से, रीजनिंग की बुक से आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन निकालो, पहले आप उसके अंदर कंसेप्ट पढ़ो भी क्या क्या लॉजिक बताए थे सर ने, किस तरीके से पर्सन को देख सकते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। केवल उस टॉपिक की ही करनी है जिनमें आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं रीजनिंग में 15 से 16 प्रश्न आ रहे हैं तो आप हर टॉपिक को निकालो, हर टॉपिक को निकालने की 1% भी जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल उनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है जिनमें आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो हाँ अब देखो 16 से 17 से 18% इसमें आप सही कर सकते हो,
तो फिर भी आपके 30 से 35% सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। आप ये देखो कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, आप उस वीक पॉइंट पर काम करना स्टार्ट करो। जब तक आप अपना वीक पॉइंट पर काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, आपके मॉक टेस्ट में या किसी भी, चाहे वो एक्चुअल में एग्जाम हो चाहे वो मॉक टेस्ट हो, आपके नंबर इंप्रूव नहीं होंगे। सीधी सी बात है। तो आपको एक ही काम करना है, आप ये देखो आपका वीक पॉइंट कहाँ पर है, उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करो पेपर से पहले पहले, जितना टाइम आपके पास बचा है। किसी के पास 2 दिन बचे, किसी के पास 5 दिन, किसी के पास 1 दिन, किसी के पास 1 महीना बचा है। तो जिसके पास 1 महीना बचा है उससे रिक्वेस्ट है, जो जो वीक पॉइंट है उसको रिवाइज, उस टॉपिक को रिवाइज करो, प्लस में जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट दो और उसका एनालाइज करो। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट का याद रखना है भी हाँ मैंने यहाँ पर गलती की थी, वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। जो गलती आप एग्जाम में एक बार कर दो उसको आपको रिपीट नहीं करना है, उसको माइंड में रखना है। जब भी पेपर को सोल्व करो, पेपर दोबारा नया कोई मॉक टेस्ट लगाओ, उससे पहले पिछली गलतियों को रिपीट, यानी कि आप नोटबुक में लिखो, उसको पढ़ो। आपने पिछले टॉपिक में क्या क्या गलती की थी, पिछले जो मॉक टेस्ट आपने दिया था उसमें क्या क्या गलतियां की थी, उसको रिपीट नहीं करना है। अगर आप पढ़ोगे तो रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो जिसके 30 से 35 नंबर आ रहे हैं, जिसके 30 से 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो 10 से 15 क्वेश्चनों में कहीं पर भी, चाहे वो इस टॉपिक की बात करें, चाहे वो इस टॉपिक की बात करें, चाहे वो इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, कहीं पर भी वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, देखो एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर टेस्ट। तो कंप्यूटर और ऑफलाइन में दिन रात का अंतर होता है। ऑफलाइन का मतलब पेपर आपके हाथ में है, तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी होती है। बट अगर आपकी स्क्रीन पर पेपर है, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अगर पेपर है, तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चनों का इफेक्ट पड़ता है। कब पड़ेगा? जब आप पहली बार कंप्यूटर पर एग्जाम दोगे। तो उससे अच्छा क्या है, आप पहले आपके जो एक्चुअल में आपका एग्जाम है उससे कुछ दिन पहले कंटिन्यू आप कंप्यूटर में या मोबाइल में ऑनलाइन टेस्ट दो, ताकि वो 5 से 7 क्वेश्चनों का इफेक्ट है वो उस दिन न पड़े। उस दिन आप उन्हीं 5 से 7 क्वेश्चनों को सही करके आओ और अपनी वर्दी के हकदार बनो। ठीक है, तो आज हमने बात की है कि किस बंदे को कितने क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, अब 30 से 35 वाले की बात होगी, 50 से 55 या 60 प्रश्नों वाली बात होगी। मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसके ओवरऑल 35 से 55 की बात आ रही है, 35 से 55 के बीच में सही हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा 80% कैस आपको ऐसे मिलेंगे जिसके 80 में से 35 से 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आराम से सही हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, आपको कुछ न कुछ थोड़े से इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बस आप अपने छोटे छोटे जो वीक पॉइंट आपने छोटी छोटी जो मिस्टेक करके जो क्वेश्चन गलत किए, केवल उनको ध्यान से देखो, पर्सन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, यानी कि पर्सन ने पूछा क्या है। अब कई बार गड़बड़ तो ये हो जाती है, पर्सन में पूछा था नहीं है और हमने कर दिया है, पर्सन में पूछा था है, हमने कर दिया नहीं है। अपोजिट, पर्सन को जल्दबाजी में पढ़ोगे और उसका आंसर भी गलत टिक करके आओगे। ठीक है, तो आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को देखो, मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा आप क्या, मतलब जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो वो केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट से ही पता चल सकता है। ऐसे सिलेबस पढ़ने से आपको कभी ये नहीं पता चलेगा आप कितनी गलतियां कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस जब तक आप पढ़ते रहोगे आपको ये लगेगा मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है। बट आप एक्चुअल में करके देखोगे, टेस्ट देकर देखोगे, तब आपको पता चलेगा आपको कुछ नहीं आता है। समझ आई बात? यानी कि हम बात करें, आपको 100% मॉक टेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, मैं नहीं बोलता आप 5, 7, 15, 20, 25, आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप किसी भी ऐप के अंदर मॉक टेस्ट दे सकते हो अपनी मर्जी से। बट उसका देखो, आपने मॉक टेस्ट दे दिया पर उसका एनालिसिस जरूर करें। यानी कि आपको ये देखना है आपने कहाँ कहाँ गलती की, आपने किस पर्सन में ज़्यादा टाइम ले लिया। हो सकता है ऐसा पर्सन हो एक रीजनिंग के अंदर आगे जिसमें आपने 3.5 2 से 2.5 मिनट ले लिए, पर एक्चुअल में पर्सन था वो 30 से 40 सेकंड का। तो वो भी आपको देखना है, ये नहीं कि गलत क्वेश्चनों को देख लिया हमने, नहीं आया वो भी देख लिया। आपको जो आया और जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगा उस पर भी आपको देखना है भी हाँ, इस पर्सन को मैं जल्दी कैसे करूं या किस तरीके से कर सकते थे, इसकी कोई ट्रिक है, इसका कोई लॉजिक है, इसका कोई कंसेप्ट है भी मैं जल्दी से करूं। आपको हर एक चीज़ पर आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा।
अब जब आप अपने आप पर काम करना स्टार्ट करोगे आपका सिलेक्शन भी 100% श्योर होगा। ठीक है, ओके। तो आज इतनी सी बातें भी, किस बंदे को कितने % अटेम्प्ट करने चाहिए इसके बारे में मैंने बताया। दूसरी बात, कहाँ पर आपका वीक पॉइंट है, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आपको काम करना है, मॉक टेस्ट देने हैं नहीं देने, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उनकी हमने बात की है। ओके, थैंक यू।